नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई और जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में मौजूद रहे और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बैठक में शामिल रहे। बता दें कि लोकसभा की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है और साथ ही लोकसभा चुनाव पर मंथन किया गया है। रोहतक की ये तस्वीरें हैं जहां पर मीटिंग के दौरान सीएम नायब सैनी मौजूद रहे, साथ ही पूर्व सीएम मनोहर लाल भी बैठक में शामिल रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों को संबोधित किया और जिस दौरान उन्होंने कहा कि हमने सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा कर ली है। हमारे कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव में उतर चुके हैं। हमारा लक्ष्य पार्टी के वोट शेयर में इजाफा करना है। और हिसार में रैली कार्यकर्ताओं ने पूरा जोश दिखाया था और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पुराने साथियों को फिर से वापस लाएंगे और इस बार पार्टी में युवा और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर होगा। आज यहाँ एकत्रित हुए। पिछले 5 दिनों के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश अनुसार सरदार निशांत सिंह जी और मेरी जिम्मेवारी लगाई गई कि प्रत्येक लोकसभा के संगठन के पोस्ट होल्डर से चर्चा हो। बड़े संक्षेप में 10 की 10 लोकसभा के साथियों से हमने चर्चा करी है और कल से 19 तारीख से 23 तारीख तक पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक हलके के अंदर भी हलका के पदाधिकारियों के साथ हमारे लगाए प्रभारी। हरियाणा के अंबाला शहर से बीजेपी के विधायक असीम गोयल राज्य मंत्री बनने के बाद बुधवार को पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात करने अंबाला कैंट उनके आवास पर पहुंचे। यहां राज्य मंत्री गोयल ने अनिल विज के पांव छुए तो विज ने गले लगाया और यही नहीं, असीम गोयल ने विज को बुके देकर लड्डू भी खिलाए और पूर्व मंत्री ने असीम गोयल को राज्य मंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। बता दें कि मंत्री असीम गोयल ने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की और उनके आवास पर जाकर उनसे आशीर्वाद लिया। अंबाला की तस्वीरें हैं जहां पर मंत्री असीम गोयल ने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की, साथ ही बुके भी दिया और लड्डू खिलाकर उनसे आशीर्वाद लिया। अंबाला की तस्वीरें हैं ये, जहां पर असीम गोयल ने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से आशीर्वाद लिया। अभय सिंह चौटाला को बता दें कि सुरक्षा मिली है और अभय चौटाला को Y+ सिक्योरिटी दी गई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने जानकारी दी। सरकार ने कहा कि अभय चौटाला को Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है। अभय चौटाला ने सुरक्षा को लेकर पंजाब हरियाणा कोर्ट में याचिका लगाई थी। बता दें कि अभय चौटाला को सुरक्षा मिली है और साथ ही इनेलो विधायक अभय चौटाला को
वाई प्लस सिक्योरिटी मिले। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने ये जानकारी दी थी और बता दें कि सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में अभय चौटाला ने याचिका लगाई थी। इनेलो विधायक अभय चौटाला को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है। बता दें कि सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में अभय चौटाला ने याचिका लगाई थी, जिसके बाद बता दें कि अभय चौटाला को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है। सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में अभय चौटाला ने याचिका लगाई थी, जिसके तहत बता दें कि अभय चौटाला को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और इसी कड़ी में बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और उन्होंने उसमें मौजूद गणमान्य व्यक्तियों और उद्योगपतियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि उनके साथ चाय पीते हुए चुनाव पर चर्चा की गई और इस अवसर पर उन्होंने लोकसभा में हुए कामों के बारे में चर्चा की। वहीं उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। देखिए शर्मा जी, मैंने जीवन में चुनाव बहुत लड़े हैं और बहुत लोगों को लड़ते हुए देखा है, लेकिन ये इस बार का चुनाव एक अलग किस्म का चुनाव है। पहली बार देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के सामने मैदान खाली है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव का मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं, टिकट वापस कर रहे हैं, लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मतलब चुनाव से पहले ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। ये मैंने अपने जीवन में इस चुनावी क्षेत्र में पहली बार देख रहा हूं। रेवाड़ी जिले के इंडस्ट्रियल एरिया धारूहेड़ा स्थित ऑटो पार्ट्स बनाने वाली लाइफ लॉन्ग कंपनी में बॉयलर का डस्ट कलेक्टर फटने से बता दें कि ब्लास्ट में झुलसे करीब 40 कर्मचारियों में से 5 श्रमिकों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि 10 से ज्यादा कर्मचारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि कर्मचारी रोहतक पीजीआई तो कुछ दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं और इस हादसे में कुल 40 कर्मचारी झुलसे थे। इनमें 10 श्रमिक रेवाड़ी ट्रामा सेंटर, 20 कर्मचारी पीजीआई रोहतक और 4 दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती उनको कराया गया था, और जबकि धारूहेड़ा के अस्पताल में भर्ती 5 और रोहतक पीजीआई में भर्ती 1 श्रमिक को इलाज के बाद हालत ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी थी। वहीं बता दें कि हादसे में झुलसे कर्मचारी की माने तो उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त कंपनी में लगा बड़ा इमरजेंसी गेट बंद था, इसकी वजह से आग लगने के बाद कर्मचारी उसमें फंसे रहे। बता दें कि रेवाड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां पर बॉयलर फटने से हादसा हुआ है और 5 श्रमिकों के झुलसने से मौत हो गई और बता दें कि 10 लोगों की हालत गंभीर है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। फिलहाल 10 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिनांक 16 मार्च को जो ना लाइफ लॉन्ग कंपनी है धारूहेड़ा में, इसमें जो डस्ट कलेक्टर है जो वो फट गया और उसके फटने से वहां जो वर्कर उसमें आग लग गई और उसमें जो काम कर रहे थे वर्कर, वो वर्कर झुलस गए
और जुड़ने से जो है ना उसी टाइम ये हादसा हुआ, उसी टाइम उनको एम्बुलेंस से और नज़दीक के दारूहेड़ा और रेवाड़ी के हॉस्पिटलों में एडमिट कराया गया, जिसमें टोटल कुल जो है ना 39 वर्कर इस हादसे में घायल हुए, जिनमें से जो उन काफ़ी को जो है ना बर्न इंजरी थी जलने से, और वो जो है ना रेवाड़ी से फिर जो पीजीआई रोहतक रेफर किए गए, और पीजीआई रोहतक में से कुछ वर्कर जो है ना सफदरजंग एडमिट कराए गए। जो इलाज के दौरान इनमें से 5 वर्कर की जो है डेथ हो गई है। किसान आंदोलन के खनौरी बॉर्डर पर किसान शुभकरण सिंह की गोली लगने से मौत हो गई और किसानों ने शुभकरण सिंह को शहीद का दर्जा दिया था। वहीं शुभकरण की अस्थियां कई राज्यों में जाने के बाद आज रतिया के गांव रोझा वाले शुभकरण सिंह की अस्थियां भाखड़ा में विसर्जित की गई और विसर्जन से पहले सैकड़ों किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी थी कि हरियाणा पंजाब स्टेट हाईवे गांव ब्राह्मण वाला के पास जो प्रशासन ने किसान आंदोलन के दौरान जो हाईवे बंद किया, अगर उसे नहीं खोला गया तो वे खुद उसे रास्ते को खोल देंगे। के ऊपर रास्ता बंद किया हुआ है, आपने ऐलान किया था भी इसको खुलवाएंगे आज। हाँ, हमारी यूनियन की तरफ से ये कॉल दी गई थी कि भाई शुभकरण जी से पवित्र अस्थियां विसर्जित करने के बाद हम उस जो ये रोड जाम किया हुआ है बेमतलब, क्योंकि इस रोड से ना तो किसी यूनियन की कॉल थी कि इस रास्ते से हम आएंगे और ना ही पूरे 1 महीने से कोई आया। और जो हमारे हरियाणा के भी परली साइड में गांव है जिनको रोज रतिया फतेहाबाद जाना होता है, उनके लिए ये बहुत बड़ी दिक्कतें थी। जो साइड में छोटी सड़कें थी वो सारी टूट चुकी है। तो ये हमारी कॉल थी आज, लेकिन अभी यहाँ पर जब हम अस्थि विसर्जित करने के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। आगामी लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है, जिसको लेकर 16 मार्च से देश भर में आचार संहिता लागू हो चुकी है। वहीं अंबाला में भी चुनाव को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है और चुनाव के तैयारियों की जानकारी देते हुए अंबाला के उपायुक्त ने बताया कि अंबाला लोकसभा सीट के अंतर्गत 3 जिले शामिल हैं, जिसमें अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर है। इन सभी जिलों में लगभग 2077 पोलिंग स्टेशन आते हैं, जिनमें अंबाला में 927 पोलिंग स्टेशन हैं और साथ ही इन सभी पोलिंग स्टेशन पर सभी जरूरी इंतजामात किए जा रहे हैं। और डीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछली बार 68% वोटिंग हुई थी और इस बार इस आंकड़े को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और जिसके लिए स्वीप बता दें कि एक्टिविटीज का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि अब 16 तारीख से आचार संहिता पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लगा दी गई है, तो इसके लिए प्रशासन के द्वारा पूरे प्रबंध कर दिए गए हैं। मैं कुछ फैक्ट्स आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अंबाला जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। टोटल मिलाकर के तीनों जिलों के पोलिंग स्टेशंस बनते हैं 2077, जिसमें से 45% पोलिंग स्टेशंस यानी कि 927 पोलिंग स्टेशंस अकेले अंबाला डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। तो अभी सभी पोलिंग स्टेशंस के ऊपर हमने चेक करवा लिया है और आगे आगे भी लगातार इसमें प्रोसेस रहेगी कि सभी पोलिंग स्टेशन पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज का प्रबंध रहे, जिसमें रैंप की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और किसी भी उसको वोटिंग कराए जाने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर जरूर मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद पूरे देश में आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसको लेकर जिला
प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि अंबाला से राजनीतिक प्रचार वाले पोस्टर और बैनर हटाए जा रहे हैं और इसी के साथ जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए अंबाला पुलिस तैयारियों में जुट गई है। और वहीं एसपी जश्नदीप रंधावा ने जिले में प्राइवेट असला धारकों को 31 मार्च तक अपने हथियार नजदीकी थानों में जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। अवगत ही है कि ईसीआई द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 16 तारीख को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया गया। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो भी गाइडलाइंस हैं ईसीआई की, उसके रिगार्डिंग पुख्ता सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को करवाने के लिए अंबाला पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। पृथला में चुनाव आचार संहिता के नियमों के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरेआम पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं। राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर और बैनरों से अटा पड़ा है। और पृथला विधानसभा फरीदाबाद चुनाव अधिकारी विक्रम सिंह का बयान, 72 घंटे के बाद फरीदाबाद जिले के अंदर नहीं दिखेगा पोस्टर बैनर। बता दें कि पृथला में चुनाव आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं और राजनीतिक दलों के पोस्टर और बैनर से अटे पड़े हैं और साथ ही खंभे और सड़कों पर लगातार पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। चुनाव अधिकारी के बयान के बाद भी बैनर और पोस्टर नहीं उतरे हैं। बता दें कि पृथला में आचार संहिता लगने के बाद भी उनके नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं और साथ ही राजनीतिक दलों के पोस्टर और बैनर लगातार सड़कों पर, खंभों पर नजर आ रहे हैं और आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में उस वक्त हंगामा हो गया जब सदर बाजार में नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने गई और यहां अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ दुकानदारों ने टीम पर हमला कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद बल ने दुकानदारों को पीछे हटाया। वहीं नगर निगम ने दुकानदारों ने जो सामान अपनी दुकान से बाहर रखा था उसे जब्त कर लिया। और वहीं नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि होली पर्व तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कार्यवाही के दौरान यहां दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई है और अतिक्रमण करने वालों के दुकानों को सील किया गया है। क्योंकि होली का त्योहार सिर पर है और क्योंकि ये लोग अतिक्रमण ज्यादा करते हैं तो लगातार अतिक्रमण के खिलाफ निगम द्वारा प्रशासन पुलिस के साथ कार्रवाई चलती रहती है। और क्योंकि अब होली है, भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है तो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की हम अभी कर रहे हैं। उनको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर किसी भी वजह से आम नागरिक को यहाँ पे सुरक्षा कम लगती है या अतिक्रमण ज्यादा रहता है तो वो डायरेक्ट पुलिस प्रशासन से भी संपर्क कर सकते हैं और निगम पर कार्रवाई कर ही रहे हैं। हमारी कोशिश है त्योहार अच्छा मने और अतिक्रमण कम से कम। कब तक ये ड्राइव चलेगी, कितने दिन चलेगी? ये ड्राइव लगातार चली रही है और जब तक होली है तब तक हम लगातार इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। फतेहाबाद के दुर्गा मंदिर के सामने स्थित सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के बाहर एक शख्स ने अपने हाथ की नस काट ली और व्यक्ति के हाथ से खून बहता रहा। और बता दें कि जिसके बाद सूचना पाकर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और शख्स के हाथ पर रुमाल बांधकर उसे नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। और फतेहाबाद निवासी रवि अरोड़ा ने बताया कि उसने कुछ साल पहले बैंक से कर्ज लिया था। 2019 में उसने कर्ज की किश्तें चुका दी, लेकिन उसके बाद भी उसे लगातार परेशान किया जा रहा था और उसे डिफॉल्टर भी करार दे दिया गया था। और वही वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसने अपने हाथ की नस काट ली। फिलहाल उसे नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। वो फ्लैट स्कीम का लोन लिया था वो मैंने क्लियर भी कर दिया, फिर भी इन्होंने मुझे एनपीए घोषित कर दिया।
ठीक है जी। कब लिया था लोन आपने? 2013 में। तो अभी क्या कह रहे हैं बैंक वाले? बैंक वाले कह रहे थे भाई ये मैं उस समय मैनेजर नहीं था, जो मैनेजर था उसको तो पकड़। मैं कहा बैंक तो है, मुझे बैंक से मतलब है, मुझे मैनेजर से क्या लेना देना। कितना लोन लिया था उस टाइम आपने? 44,000। तो ये 44,000 का लोन भर चुके हो आप? पूरा बैंक का फौज का क्लियर 35 होता है मेरे। हरियाणा के निजी अस्पतालों में आयुष्मान और चिरायु कार्ड धारकों का कैशलेस इलाज बता दें कि फिर से शुरू कर दिया गया है। और बता दें कि निजी अस्पतालों का सरकार की तरफ से लगभग 150 करोड़ बकाया था। 16 मार्च को डॉक्टरों ने इलाज बंद कर दिया था, जिससे पूरे प्रदेश में मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों में बातचीत हुई, जिसमें यह तय हुआ था कि बकाया राशि का भुगतान 15 अप्रैल तक दिया जाएगा और भविष्य में 15 दिनों में पेमेंट करवाने का प्रयास किया जाएगा। ये जो चिरायु योजना चल रही थी, आयुष्मान की मॉडिफाइड योजना थी। आयुष्मान में 1,20,000 सालाना इनकम तक का इलाज हो रहा था। उसके बाद हरियाणा सरकार ने इसको 1,80 तक कर दिया, उसमें इसका नाम चिरायु कर दिया। और 1,80 से ऊपर भी सरकार कुछ पेमेंट लेकर 1,500 रुपए लेकर 3 लाख तक की इनकम, 3 से ऊपर में 4,000, 5,000 लेकर इसको उन्होंने एक्सटेंडेड चिरायु नाम दिया। इसमें अभी तक 50,000 एक्सटेंडेड चिरायु में और कार्ड बने हैं। कि आयुष्मान बकाया राशि भुगतान पर बात बनी है और यमुनानगर का ये मामला है, जहां मरीजों के लिए राहत की खबर है और आयुष्मान चिरायु का फिर लाभ मिला। बकाया राशि भुगतान पर बात बनी है। मरीजों के लिए राहत की खबर यमुनानगर से। बता दें कि आयुष्मान चिरायु का फिर से लाभ मिला है और बकाया राशि भुगतान पर बात बनी है। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में सियासी पारा चढ़ चुका है। हरियाणा में भी चुनावी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। हालांकि इस बीच गुरुग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पंकज डावर मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को चुनाव होगा। प्रदेश में पिछले 9.5 साल से सत्तारूढ़ बीजेपी ने प्रदेश में अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, जबकि प्रमुख विपक्षी पार्टी अभी तक अपने एक भी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं कर पाई। इसी बीच प्रदेश में कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। बता दें कि गुरुग्राम लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर एक नया प्रयोग कर सकती है। इसी को लेकर कांग्रेस गुरुग्राम सीट पर किसी गैर यादव उम्मीदवार पर दांव खेल सकती है। प्रदेश में वोटर्स के हिसाब से सबसे बड़ी लोकसभा सीट गुरुग्राम पर कांग्रेस के कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से कुछ यादव हैं तो कुछ नॉन यादव। वहीं गुरुग्राम सीट महेंद्रगढ़ से अलग होकर 2009 के लोकसभा चुनाव से अस्तित्व में आई थी। अभी तक इस सीट पर 3 बार चुनाव हुए, जिसमें तीनों बार केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंह विजयी रहे हैं। 2009 में राव इंदरजीत कांग्रेस की टिकट पर ही लोकसभा चुनाव जीते थे, जबकि 2014 और 2019 में बीजेपी से राव इंदरजीत को कामयाबी मिली थी। यूं तो गुरुग्राम लोकसभा सीट से दावेदार बड़ी संख्या में हैं,
लेकिन अहिर समाज से कैप्टन अजय यादव और राव दान सिंह बड़े दावेदार हैं। बता दें कि वो गुरुग्राम के अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से भी दावेदार हैं। इसी को लेकर गुरुग्राम या फिर भिवानी से उनका लोकसभा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ पंजाबी समाज से आने वाले पंकज डावर को भी गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का दावेदार माना जा रहा है। पंकज डावर ग्राउंड से लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और अलग अलग मुद्दों पर सरकार की आलोचना करते रहते हैं। इतना ही नहीं, पंकज डावर की छवि एक समाजसेवी के रूप में भी है। अपने सामाजिक कार्यों के चलते वे लोगों में भी काफी पकड़ बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ गुरुग्राम और आसपास में होने वाले कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी वे बढ़ चढ़कर आगे रहते हैं। वहीं हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज को भी गुरुग्राम सीट से दावेदार माना जा रहा है, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। फिल्म अभिनेता राज बब्बर, जो अभी तक यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ते रहे हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें गुरुग्राम लोकसभा सीट से मौका दे सकती है। वैसे भी राज बब्बर पंजाबी समाज से आते हैं और इस समाज के मतदाता गुरुग्राम लोकसभा सीट पर अच्छी खासी संख्या में हैं। अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार पंकज डावर की दावेदारी पक्की मानी जा रही है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान के दिल में क्या है, ये तो उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।